16 भागों में हम लोगों ने वर्णमाला के प्रत्येक तथ्यों का अध्ययन कर लिया है और वर्णमाला चैप्टर की समाप्ति के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक चैप्टर जब समाप्त होता है तो उससे संबंधित हम प्रश्नोत्तरी चलाते हैं और उस चैप्टर के प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने हम उजागर करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो, आप उसको ज़रूर सही करें। तो वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी अब चलेगी। तो ये प्रश्नोत्तरी का सेट 1 है, वर्णमाला का भाग 17 है और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मित्रों, सबसे पहले हम कुछ आसान प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे प्रश्नों का जो दायरा है वो थोड़ा सा टफ कठिन होता चला जाएगा। तो अभी शुरुआती दौर है, पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आसान थोड़ा क्वेश्चन रहेगा, तो इससे आप लोग मत घबराइएगा। आपको इससे भी टफ, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आगे चल के मिलने वाले हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी के पहले सेट में आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है और कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए, पहला जो प्रश्न है आपका, इसमें पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। जी हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। इसके पहले आपको हमने जब वर्णमाला शुरू किया था तो उसमें सबसे पहले हमने आपको अक्षरों की पहचान बताई थी, वर्णों की परिभाषा बताई थी और उसमें बताया था कि ये जो होता है वास्तव में ये एक वर्ण नहीं होता है। जब ये वर्ण ऐसे लिखा हो तो ये अकेला एक वर्ण होता है और ये एक वर्ण, इस वर्ण की परिभाषा ही है ऐसा ध्वनि चिन्ह जो अखंडित हो, ऐसी ध्वनि जो अखंडित हो, जिसके टुकड़े ना हो सके, वही वर्ण, वही अक्षर कहलाता है। तो ये एक अक्षर है, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, और जो अखंडित हो, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो सबसे छोटा भाग होगा। अर्थात जब क्वेश्चन आपका आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटा जो ध्वनि का टुकड़ा होता है, वो वर्ण कहलाता है। उसे अक्षर कहते हैं, उसे अनासमान कहते हैं, उसे ध्वनि चिन्ह कहते हैं। सब आपको वर्णमाला में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, वर्ण। जी हाँ, वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये ध्वनि का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। तो आपका इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। संख्या को लेकर परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो जब बात आए स्वरों की संख्या की, स्वरों की संख्या, तो इनकी जो मूल संख्या होती है वो 11 है। आ से लेकर अ तक बताया गया आपको हिंदी वर्णमाला में। और इनमें जब बात आती है कि इनकी कुल संख्या कितनी है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया टोटल कुल संख्या कितनी है, तो इसमें आप अंग आहा को जोड़ देते हैं और कुल मिला के इनकी संख्या हो जाती है 13। जी हाँ, स्वरों की संख्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, ऐसा क्वेश्चन हो स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप सही करेंगे 11। लेकिन अगर क्वेश्चन में हो स्वरों की कुल संख्या कितनी है, जब टोटल वाली बात आए, तो आपका 11 नहीं, तब आपका 13 सही होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या 13 है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये भी संख्या को लेकर क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में आपसे स्वरों की संख्या पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में आपसे व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, ये आपको पढ़ाया गया है। का से शुरुआत होती है। तो इसमें पूछा गया है कि इन व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए, जब व्यंजन वर्णों की संख्या के संबंधित क्वेश्चन आ जाए, तो यदि इनमें केवल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो आपका आंसर होगा 33। यदि इनमें कुल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी जाती है कुल, तो इन 33 व्यंजनों में कौन से व्यंजन जोड़ते हैं। पहले तो आप इसमें समझ लीजिए 33 में सबसे पहले 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद अंतस्थ आपके 4 हैं और ऊष्म भी आपके 4 हैं। तो 25 4 29 और 29 4 33।
इस प्रकार कुल 33 संख्या होती है। लेकिन जब कुल की बात आती है तो इसी में आपका जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन जिसमें छात्रा ज्ञासरा ये 4 अक्षर आते हैं, तो ये आपका 33 में 4 जुड़ेगा। और इसी में आपका आपने पढ़ा है द्विगुण व्यंजन जिसमें अड़ा और अढ़ा आता है, ये 2 प्लस होगा। तो कुल मिला के 33 4 37 और 37 2 39, ये टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होती है। तो कुल अगर पूछा जाता है आपसे, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया होता कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका 39 सही होता, ऑप्शन डी सही होता। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है, केवल संख्या पूछी जाए तो 33, कुल संख्या पूछी जाए तो 39। यहाँ आपसे केवल संख्या पूछी गई है तो आपका आंसर बी सही होगा, 33। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है और कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सही करते हैं। संख्या को लेकर जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी आपको भरमाता है, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपसे कुल पूछा जाए तो उसमें टोटल आप जोड़ेंगे, और कुल ना पूछा जाए तो उसमें आप मेन मुख्य अक्षरों को काउंट करेंगे, 33 होगा, नहीं तो कुल 39 होगा। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी गई है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में विभक्त है। स्पर्श व्यंजन पर स्पेशल वीडियो बना है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और उन्हीं स्पर्श व्यंजनों से संबंधित आपका एक क्वेश्चन है, व्यंजन कितने वर्गों में विभक्त है स्पर्श व्यंजन। तो आपने देखा था कि स्पर्श व्यंजन जो था, स्पर्श व्यंजन ये आपका का वर्ग, का से अंगा तक, फिर आपका चा वर्ग, चा से यहाँ तक, और फिर टा वर्ग, टा से अड़ा तक, इसके बाद ता वर्ग, ता से ना तक, और अंतिम पा वर्ग, पा से मा तक। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना और पा फा वा भा मा। ये आपके स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या 25 है, 5 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइनों में 5-5 अक्षर हैं, तो 25 अक्षर हो गए आपके। इनको आप देख सकते हैं, पाँचों लाइनें 5 वर्गों में विभक्त हैं। पहली लाइन को का वर्ग कहा जाता है, दूसरी को चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, और फिर अंतिम वाली लाइन को पा वर्ग कहा जाता है। इन्हीं स्पर्श व्यंजनों से संबंधित आपका क्वेश्चन आया है कि स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में विभक्त है। तो आप देख सकते हैं स्पर्श व्यंजन जो है ये आपका 5 वर्गों में विभक्त है। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो सी वाला सही होगा। ये आपका स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभक्त है। स्पर्श व्यंजन से संबंधित कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो का से लेकर मा तक जितने भी अक्षर हैं 2500 अक्षर आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आंसर में आपको कभी भी ऑप्शन में एक अक्षर मिलेगा तो इनमें से कोई भी अक्षर होगा तो वह स्पर्श व्यंजन ही होगा, तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। तो ये है आपका 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जी हाँ, जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना रहती है इस प्रकार के प्रश्नों का। तो इसमें आपसे पूछा गया जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। आपने वर्णमाला में एक पार्ट पढ़ा है उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को पढ़ा है। उसमें आपको प्रत्येक पॉइंट क्लियर किया गया है कि किसमें कम समय लगता है, किसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, किसमें बहुत ही अधिक समय लगता है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। कोई स्वर हुआ, मान लीजिए आ है, ये छोटा आ है, और इसके बाद ये बड़ा आ है, और ये प्लुत आ है, ये प्लुत आ है। ये आ के 3 प्रकार आपके सामने हैं। छोटा आ, इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। बड़ा आ बोलने में 2 गुना समय लगता है, लेकिन प्लुत आ को बोलने में इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा देर तक बोला जाता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक समय लगता है।
तो सबसे कम इसमें, इससे ज़्यादा इसमें और इससे ज़्यादा इसमें। ये आपका ह्रस्व है, तो ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये प्लुत स्वर है। इसको बोलने में कम समय, इससे ज़्यादा बोलने में इसमें समय लगता है, और इससे ज़्यादा समय वो इसको बोलने में लगता है। तो ये आपका 3 कैटेगरी हो गया। और आपके जो 4 अक्षर स्वर में हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 अक्षर संयुक्त हैं। इनको बोलने में इतना दीर्घ कितना समय लगता है, जितना समय दीर्घ अक्षरों को बोलने में लगता है इतना ही समय इनको बोलने में लगता है, इसलिए इनको भी दीर्घ ही कहा जाता है। तो आपका जो प्रश्न है पूछा गया है, जिन स्वरों को के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इस स्वर के उच्चारण में, इस प्रकार के स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, और ऐसे स्वर को ह्रस्व कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व मीन्स होता ही है छोटा। तो इसमें आपका ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन ए, ह्रस्व स्वर। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही होगा। जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व कहते हैं, जिनको बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको दीर्घ कहते हैं, और जिनको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर भी दीर्घ स्वर की ही श्रेणी में आते हैं, इसलिए संयुक्त स्वरों को भी दीर्घ कहते हैं। इनको बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 6ठवें। तो ये है आपका 6ठा क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये वर्णमाला से थोड़ा हटके क्वेश्चन है। हमने कोशिश किया है कि आपके प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में उस चैप्टर से हटके कुछ ऐसे क्वेश्चन हो, मुहावरा, कहावत, तत्सम, तद्भव इत्यादि इस प्रकार के क्वेश्चन जिसका अध्ययन आप करते रहें इस प्रकार से। तो उसको 1-2 क्वेश्चन का समावेश हमने किया है। जैसा कि वर्णमाला का क्वेश्चन नहीं है, ये तद्भव, तत्सम या देशज विदेशज का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। आप भी कोशिश करिए हमको हमारे बताने से पहले हल करने की, और कोई ऑप्शन आप टिक करके रखिए, कोशिश करिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी को समृद्धशाली बनाने के लिए, हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए उसमें अन्य शब्दों, अन्य भाषा के शब्दों को संग्रहित किया जाए, अन्य भाषा के शब्दों से कुछ शब्दों को लिया जाए और हिंदी के शब्द भंडार को मजबूत बनाया जाए, उसको बड़ा बनाया जाए। तो कुछ शब्द संस्कृत से हिंदी में आए, कुछ शब्द संस्कृत से हिंदी में आए, आने पर उनका रूप परिवर्तित नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, नो चेंज, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पुष्प, हिंदी में भी पुष्प बोल दिया गया, इस प्रकार उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन संस्कृत का वानर था, संस्कृत में वानर बोला जाता था, लेकिन वो हिंदी में आया तो बंदर बोला जाने लगा, बंदर बोला जाने लगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं संस्कृत में शब्द कुछ था, लेकिन हिंदी में आने के बाद उसका रूप परिवर्तित हो गया, बदल गया। तो 2 कंडीशन आपको मिलता है संस्कृत से शब्दों को हिंदी में लाने पर। एक कंडीशन ये कि संस्कृत से हिंदी में आने पर वैसे का वैसा ही रहता है। दूसरी कंडीशन, संस्कृत से हिंदी में आने पर उसका रूप बदल जाता है। जैसे संस्कृत में मुख है तो हिंदी में मुंह कहते हैं। तो इस प्रकार 2 कंडीशन हमको मिलता है। आइए इसको क्लियर करते हैं, मैच कराते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछा गया संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 2 शब्द है आपका, आगे चल के आप इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक है तत्सम और एक है तद्भव। ध्यान से सुनिए, संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में आता है वैसे का वैसा बना रह जाता है, उसे तत्सम कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में आने पर वैसे का वैसा ही रहता है उसे तत्सम कहते हैं, और संस्कृत का वह शब्द जो हिंदी में आने पर इस तरह से बदल जाता है इसे ही तद्भव कहते हैं। तत्सम तद्भव आप संभवतः समझ गए होंगे। संस्कृत का शब्द हिंदी में आने पर भी वैसे का वैसा रहता है, तत्सम कहलाता है।
संस्कृत का शब्द हिंदी में आने पर बदल जाता है वो तद्भव कहलाता है। आपसे पूछा गया संस्कृत का शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों बोला जाता है वो क्या होता है? तत्सम होता है। तो आपका ऑप्शन ए है तत्सम शब्द, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, तत्सम शब्द। तो इसे ही तत्सम कहते हैं। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन और आया है, देशज और विदेशज। देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है? देखिए, देशज जो शब्द है, एक शब्द देश है और उसमें जोड़ा गया है जा को। जा मीन्स हुआ होता है जन्मा हुआ, और देश मीन्स आप जान ही रहे हैं, अर्थात अपने देश में जन्मा हुआ। ऐसा शब्द जो आप जिसकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है, वो विदेशी नहीं है, वो दूसरे देश से नहीं आया हुआ, उसे देशज शब्द कहते हैं। और इसी का विपरीत, क्योंकि आप पहले भी जान चुके हैं, अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी के शब्द भंडार को मजबूत बनाने के लिए अन्य भाषाओं के, अन्य देशों के शब्दों को लिया जाए, अन्य भाषाओं के शब्दों को लिया जाए। तो इसका नाम है विदेशज। जा मीन्स जन्मा हुआ, विदेश मीन्स आप जानते हैं दूसरे देश से, अर्थात ऐसा शब्द जो दूसरे देश से आकर हमारे देश में जन्मा हुआ है, दूसरे देश से जो शब्द लिया गया है उसे ही क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। तो ये देशज और विदेशज होता है। इसको आगे चल के हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, क्या होता है देशज, क्या होता है विदेशज, और तत्सम या फिर तद्भव। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। संस्कृत का शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों बोला जाता है वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। तो ये आपका हो गया छठा क्वेश्चन। इसी प्रकार हम सेट नंबर 2 में फिर हाजिर होंगे और आपके लिए लाएंगे कुछ बहुत ही अच्छे नए प्रश्नों को। तो इन सेट को जरूर देखिएगा, ये आपको डेली मिलते रहेंगे, प्रत्येक दिन आपको एक सेट मिलता रहेगा। और कुछ सेट आपको देने के बाद हम पुनः अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। वर्णमाला के बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल आइकन यानी घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।